आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ और आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ हो सकता है, उन सभी हालात और मामलात पर हमारा ख़ास प्रोग्राम दिन भर। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जो जम्मू कश्मीर में इस साल के होने वाली जम्मू कश्मीर से इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के हवाले से है। अगले महीने की युक्म तारीख से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और करीबन 1.5 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के हवाले से सरकारी सतह पे जितने भी इंतजामात किए जा रहे हैं उसके हवाले से सरकार कमरबस्ता हो चुकी है। जम्मू में आज एक तकरीब थी और ये तकरीब यात्री निवास की लिए खसूसी पूजा के तौर पे तकरीब थी और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उसके साथ साथ मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी मेहमान खसूसी थे और यहाँ पर पूजा की गई। अमरनाथ यात्रा 2023 से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बताया कि यात्रियों की मुकम्मल हिफाजती इंतजामात किए जा चुके हैं और सरकार इंतज़ामिया चैलेंजों से निपटने की पूरी काबिलियत और सलाहियत रखती है। जम्मू में 51 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे इस यात्री निवास में सरकार के बकौल 30,000 यात्रियों के लिए रिहाइश फराहम करने में मदद मिलेगी। ट्रैफिक का निज़ाम भी जम्मू में से बेहतर होगा और ये कामयाबी जो है सरकार यात्रा को ऐसन तरीके से अंजाम देने में बड़ी कामयाब भी होगी। हिफाजती इंतजामात की मनोज सिन्हा ने बात भी की और मनोज सिन्हा ने चैलेंज की बात करते हुए बताया कि इंतज़ामिया चैलेंज से निपटने की पूरी सलाहियत भी रखती है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों मुनक्कद G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का हवाला भी दिया और बताया कि जिस तरह इंतज़ामिया का पूरी तरह से ताउन पब्लिक का मिला, इसी तरह एक बार फिर इंतज़ामिया को सरकार पब्लिक का ताउन भी मिलेगा। अमरनाथ यात्रा 2023 युक्म जुलाई से शुरू हो रही है और 62 दिनों तक जारी रहने वाली इस यात्रा के दौरान करीबन 5 लाख के करीब यात्रियों के आने की उम्मीद है। पिछले साल 3,65,000 यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की मुक़द्दस दर्शन भी किए थे और साल 2015 से सरकार के बकौल यात्रियों की ये सबसे बड़ी तादाद थी। पिछली बार सरकार ने 120 इजाफी शाखें जो बैंक की हैं वो भी शामिल की थी, जहां से यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की जा रही थी। अब की बार सरकार ने 542 इस तरह की रजिस्ट्रेशन मराकज़ खोले हुए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये भी बताया कि यात्रा के लिए जो ट्रैक है उसको जंगी बुनियादों पर अपग्रेड भी किया जा रहा है और मार्च के महीने में बर्फ़ उठने के साथ ही इस ट्रैक पे काम चल रहा है। टेलीकॉम सर्विस के हवाले से भी उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और 4 से 5 जो नए यात्री निवास बनाए जा रहे हैं, ये यात्री निवास बालथल, नुनखन कैंप और उसके साथ साथ एंट्री पॉइंट और दूसरी जगहों पे बनाए जाएंगे। और यात्रा के हवाले से ये भी बताया गया कि एक सड़क भी अब की बार चंदनवारी से बालथल तक ज़ेर तामीर की जाएगी, जिसके लिए एक DPR बनाया जा रहा है। मनोज सिन्हा ने जम्मू में मीडिया से इस हवाले से खसूसी बात भी की। सुनिएगा ज़रा मनोज सिन्हा क्या बताते हैं। तैयारियाँ लाइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मुकम्मल तौर पर की है और हर कोशिश होगी कि देश भर से जो श्रद्धालु आकर एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएँ, बाबा का तो दर्शन करें ही, यहाँ के लोगों की जो मूल विरासत है उसे भी अनुभव करें। ये सच है कि इस बार बर्फबारी ज़्यादा हुई थी, लेकिन BRO ट्रैक का काम कर रहा है, 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी कई पहल हम लोगों ने प्रारंभ की थी। चंद्रकोट का भवन आप सब जानते हैं कि पिछले बार यात्रियों ने उसका उपयोग किया। मैं आभारी हूँ ONGC का और उसके चेयरमैन माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का। ONGC ने 51 करोड़ रुपये इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया और आप सबने सुना कि 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ONGC के सहयोग से पूरा होगा। 2 जमीन मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था, एक बालटाल और एक जैसे आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे। चलिए, अगले महीने से शुरू होने वाला बड़ा मुआरका और इसके लिए सरकारी सतह पे हो रही तैयारियां। लेकिन आपको नाज़रीन अब दूसरी तैयारियों की बात करते हैं या दूसरे मामलात की बात करते हैं, जिसमें पिछले दिनों आपने एक मुल्क के या रियासत के एक बड़े अखबार की एक शह सुर्खी भी देखी थी, जिसमें इतलाई गुमशुदगी दर्ज थी।
वो इतलाई गुमशुदगी आमतौर पर कश्मीरी काफ़ी वक्त से बताते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों के दौरान उमर अब्दुल्ला के बारे में बहुत से कम लोगों को जानकारी मिल रही थी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला भी रह चुके हैं, सियासत में एक बड़ा नाम भी हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के पिछले लगभग 2 से ढाई महीनों के दौरान कुछ ट्वीट्स, 2-3 ट्वीट्स ही देखने को मिले थे। कोई बड़ा बयान नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं देखने को मिली थी, और एक अखबार ने शह सुर्खी भी लगाई थी। सोशल मीडिया पे उमर अब्दुल्ला के हवाले से इस पर बहस भी हो रही थी। बहुत से लोग बता रहे थे कि आखिर उमर अब्दुल्ला खामोश क्यों है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज खामोशी तोड़ी और श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की। और मीडिया से जब बात की तो मीडिया का सवाल साफ जाहिर है, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से मीडिया पूछता ही रहता है। इलेक्शन कमीशन तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंची थी, तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने के बाद क्या कुछ मिला, उस पर सवाल उमर अब्दुल्ला से पूछे जा रहे थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जब जवाब दिया तो उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात के हवाले से बताया कि सियासी जमातों के बरक्स इंतखाबात की जल्दी मीडिया के लोगों को है। और ये भी उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों पर कोई एहसान नहीं है, और उस एहसान के लिए मरकज़ी सरकार और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने भीख नहीं मांगा जा सकता है। ये भी उमर अब्दुल्ला बता डाला कि जम्मू कश्मीर की सियासत में मरकज़ ने, उनका गिला भी था, शिकवा भी था, कई बार हक छीनने की कोशिश की है, कई हक छीने भी गए हैं, लेकिन हम अपना हक लेंगे और वो उन्हें ज़रूर मिलेगा। इंतखाबात की उमर अब्दुल्ला ने बात की तो इलेक्शन कमीशन से गिले भी किए, वैक्यूम का हवाला भी दिया, और इस वैक्यूम के साथ साथ ये भी बताया कि प्रेशर है तो किस पे है, और ये प्रेशर कुकर है, प्रेशर है तो इस प्रेशर के बीच में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को हिम्मत तो होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला के गिले और शिकवे, लेकिन गिले और शिकवे में जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात हुई। पहले इंतखाबात पर उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया, उसके बाद ज़रा हालात का चर्चा भी हम करेंगे। मुझे लगता है ये ज़्यादा आप मीडिया वालों को ही है। अब करना है इनको इलेक्शन कराएंगे, नहीं करना है ना करें। मैंने बार बार कहा ना, हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें। हम ना, हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? ही सेड दैट देयर इज़ अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नज़र आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे हैं? क्या मजबूरी है, क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़रा हिम्मत से कहें। ये फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला थे, और उमर अब्दुल्ला रियासत के साबका वज़ीर आला भी रह चुके हैं, और इंतखाबात की बात भी की। और इंतखाबात के बाद दूसरा पस मंज़र भी था, और दूसरे पस मंज़र में आपको याद होगा GOC चुनाव कॉप्स ने परसों एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में फ़ौजी इनखला के लिए वक्त मौजूद नहीं है। 34 सालों में मिलिटेंसी उन्होंने बताया कि कल हुई है। ताहम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात की, और उमर अब्दुल्ला ने, आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला के वालिद फारूक अब्दुल्ला ने G20 से पहले एक बार मीडिया से बात करते हुए G20 मुनक़्क़द कराने का शुक्रिया अदा करते हुए ये भी बताया था कि G20 से कम अज़ कम उनकी सड़क तो ठीक हो गई। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने आज G20 का हवाला भी दिया, और हालात का हवाला देते हुए ये भी बताया, तंज़न उन्होंने बताया कि हालात तो बिल्कुल ठीक है, और हालात के ठीक होने के हवाले से उन्होंने बताया कि अब मिलिटेंसी जो है उन इलाकों तक उनके बकौल फैल चुकी है जहां कभी नहीं थी। बीजेपी के लोगों की बात भी की और बताया कि वो भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं, और G20 का हवाला देते हुए बताया कि हालात पर पर्दा डालने की कोशिश और असलियत सब लोग जानते हैं। सुनिएगा उमर अब्दुल्ला को। हम खुद कहते हैं हालात ठीक नहीं है, जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नज़र आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ़ कर दिया गया था। बहुत, मतलब आप देखिए किस तरह इनके लोग जो हैं सिक्योरिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि इनको डर है। हालात, जनरल साहब ने सही कहा, हालात ठीक नहीं हैं।
ये लोग हालात के ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं G20 करा के, लेकिन असलियत हम यहाँ के रहने वाले असलियत जानते हैं ना। G20 वालों के लिए तो आपने रास्ते साफ कर दिए, यहाँ रहने वाले लोग समझते हैं ना ट्रैफिक का क्या हाल है आजकल। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना जहाँ हमें 5 मिनट लगते थे, आज हमें 40 मिनट लगते हैं। लोग रो रहे हैं, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते, मुलाजिम टाइम पे दफ्तर नहीं पहुँच पाता, मरीज़ एम्बुलेंस में दम तोड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक का हाल ख़राब है। G20 तो ठीक है ना, अब आपने दुनिया को एक और चेहरा जम्मू कश्मीर। हालात ख़राब हैं, ये उमर अब्दुल्ला बता रहे थे। उमर ने इसके साथ साथ G20 का हवाला भी दिया, सड़कों की बात भी की और शहर की जो नई जो नोक पलक संवारी जा रही है उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने बात की। लेकिन नोक पलक हमारी कौम की कौन संवारेगा, ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का अंदाज़ा आपको लग ही रहा होगा। न जाने क्या हुआ है। हमने जो बडगाम का वाक़ा देखा, खातून के टुकड़े किए गए। हमने कुपवाड़ा का वाक़ा देखा, बाप ने बेटी का कत्ल किया। हमने वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में सोपोर का इलाका भी देखा, वहाँ बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल किया। और फिर पिछले एक हफ्ते के दौरान जो श्रीनगर के बटमालू के इलाके में 2 वाक़ात हुए हैं, जहाँ एक कमसिन बच्चे ने, बच्चा ही उसे कहेंगे, वो कमसिन था, उसने एक शख्स के पेट में छुरा घोंप दिया। उससे पहले उसके बाद साला और बहनोई वाला किस्सा, साले जीजे वाला मामला सब आपके सामने है। इसके पीछे की क्या कहानी है? अक्सर लोग कहते हैं ये मंशियात थी, और मंशियात के हवाले से खुलासा भी हुआ है। और मरकज़ी सरकार की मरकज़ी सेहत की टीम ने जम्मू कश्मीर में मंशियात का खुलासा करते हुए बताया है कि पंजाब से हम आगे बढ़ चुके हैं। और जो आदाद शुमार उसमें दिए गए हैं, 10 लाख के करीब मरकज़ी सरकार की एजेंसी ने आदाद शुमार देते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में लोग मंशियात के आदी हैं, और इनमें अच्छी खासी तादाद ख़वातीन की है, बिनते हवा की है। और 1,44,000 लोगों के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बंग की जो मंशियात हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और अफ्यूम से लेकर दूसरी तरह की मंशियात जो हैं वो भी 80,000 के करीब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 1,60,000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन जो हैं वो सुकून आवर दवाएँ इस्तेमाल करते हैं। आखिर हुआ क्या? और इस रिपोर्ट में एक और ख़ुलासा हुआ है, स्कूली बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, और इसी टारगेट की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल जाने वाले बच्चे, वो टारगेट रहते हैं, ख़तरे की रैप में रहते हैं। उनके सर पे नंगी तलवार जो है वो लटकती रहती है, और इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी है। SSP श्रीनगर ने भी आज लोगों को बताया, श्रीनगर में मीडिया के ज़रिए बताया कि हमारे माशरे में मंशियात बढ़ रहे हैं, हमारे माशरे में जो जराइम हैं वो बढ़ रहे हैं। उस परवर में जिसके बारे में कहा जाता था कि वलियों और सूफियों की सरज़मीन है, और इस सरज़मीन में अगर हमें जराइम को रोकना है तो हमें मंशियात को ख़त्म करना है। और इस मंशियात को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब पुलिस, आप, मैं सब मिल के इसके ख़िलाफ़ काम करें। तो ज़रा देखिएगा SSP श्रीनगर राकेश बलवाल क्या बता रहे हैं मंशियात और हमारे माशरे में बढ़ते हुए जराइम को लेके। रिपोर्टिंग कम थी, अब छोटा मोटा भी कोई होता है क्राइम तो लोग हमारे पास थानों में आते हैं, उस केस की FIR होती है। पहले लोग सोचते थे कि हम यहाँ पे जाएं, स्टेशन में जाएं, नहीं जाएं। नंबर 1 तो ये बात है। नंबर 2 है कि आपने बिल्कुल बोला ठीक कि सोशल क्राइम बढ़ रहे हैं एकदम। एक 16 साल का बच्चा एक 45 साल के आदमी को चाकू मारता है, और बिल्कुल बीच में मारता है, मार्केट में मारता है, दोपहर को मारता है, जो कि हम कभी नहीं सोच पाते थे। इसमें यह है कि फैमिलीज़ का भी रोल है कि आपका कोई अगर ऐसा है बच्चा जिसका वायलेंट नेचर है, जो थोड़ा आपको ये लगता है कि दूसरी तरफ जा रहा है, उसकी काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। और कुछ भी अगर किसी को भी आता है नज़र कि मेरा बेटा कि थोड़ा सा हो रहा है चेंज, तो उसको उस बात को रिपोर्टिंग होनी चाहिए। या वो है नार्को में इन्वॉल्व है, इस पर नारकोटिक्स का भी रोल है इसमें। जो आपने कहा चोरी वाले जो वाक़े हैं उसमें हमने ये नोटिस किया है कि काफ़ी सारे 80% वाक़े हैं जो कि नारकोटिक्स से जिनका लिंक है। जब उस लड़के को अपनी फैमिली से पैसे नहीं मिलते तो फिर वो इन हरकतों पे आ जाता है। एक तो ये बात होगी। नंबर 2 आपने बोला नारकोटिक के ऊपर हमने क्या काम किया। लास्ट ईयर हमारी 180 FIR थी, लगभग 280-90 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, और 52 लोगों को PSA भी किया था, जो एक रिकॉर्ड है। इस साल भी अभी तक हमने 60 FIRs हो चुकी हैं, 120-25 लोगों को हमने।
मंशियात का हाल अहवाल 60 FIR श्रीनगर में साल अब तक हो चुकी हैं, तो अंदाज़ा कीजिएगा कितने मंशियात हैं हमारे माशरे में। लेकिन इसी मंशियात के ख़िलाफ़ आज एक बड़ी कार्रवाई हुई और पहली बार शायद जम्मू कश्मीर में मंशियात फरोशों की प्रॉपर्टी ज़ब्त करने का मामला जो है वो देखने को मिला है। और सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए बांडीपोरा के मंडेला, जिनका असली नाम फिरदौस अहमद वाजा है, को मंशियात के कारोबार में मुलविस पाए जाने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद, उसकी मंशियात के ज़रिए जो उसने प्रॉपर्टीज़ बनाई थी उनको ज़ब्त किया है। और ये बड़ा फैसला बांडीपोरा में हुआ है, जहां फिरदौस अहमद वाजा अल मारूफ मंडेला की जो प्रॉपर्टी है, ज़मीनें हैं, नामी बेनामी ज़मीनें, वो ज़ब्त की गई है। और अगर ये फ़ैसला आगे लागू किया जाता है तो शायद किसी हद तक कार्रवाई जो है वो मंशियात के ख़िलाफ़ कामयाब भी हो सकती है। अदरवाइज़ एक आदमी के गिरफ़्तार, उसकी फैमिली बड़ी मस्ती करती है, तो फिर मंशियात फ़रोश कहता है कि चल मैं कुर्बानी दे गया, मेरे लोग बड़ा माल घर वालों ने कमाया। तो ज़रा मंशियात फ़रोश के ख़ानदान तक अगर कांच पहुंचती है, उन तक आँच पहुंचती है, तो फिर ये सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जब हम लड़ रहे हैं तो हमें माहौलियात का हवाला भी या ख्याल भी रखना पड़ेगा। और माहौलियात का आज हफ्ता भी मनाया जा रहा है। और बडगाम दोबीवन टंगमर्ग में आज एक निजी स्कूल ने बाज़ाब्ता तौर पे माहौलियात का हफ्ता मनाते हुए लोगों को तरगीब भी दी। बच्चों ने रेले भी की, प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे और बच्चे अपने नहरों से लेके अपने मकालों के दौरान यहाँ माहौल बचाए जाने की, पेड़ लगाए जाने की फरियाद भी कर रहे थे, अपील भी कर रहे थे। ये दोबीवन बडगाम का इलाका, टंगमर्ग का इलाका, और वहाँ बच्चे जो हैं आज सबक दे रहे थे। और बच्चे ये सबक दे रहे थे कि अगर हमारे यहाँ माहौल ख़राब है तो वहाँ माहौलियात को बचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। I'm from Sheikhul Alam Secondary School, Dobiwan Tanmarg. Could you tell me why we celebrate Environment Day? Yes, sir. We celebrate Environment Day to protect our environment because we are polluting our environment for human selfishness. जो हमारा environment है वो दिन ब दिन ज़्यादा pollute हो रहा है। हम पेड़ काट रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो air pollution ज़्यादा हो रहा है और लोग बीमारी का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। हमें सर लोगों को अवेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक ना यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक ज़्यादा जो है लोगों को अवेयर करना है कि हम प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और साथ साथ में पेड़ लगाएं। ये पेड़ ना काटें, ये बड़ा कौम पे एहसान भी होगा। लेकिन सरकार अगर कोई एहसान करे तो जून जुलाई में जो पावर कट्स होना शुरू हुए उसको थोड़ी सी कमी कर दे। पिछले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। हमारा बिजली का निज़ाम फेल तो नहीं हुआ है, लेकिन उस हालत पे पहुंचा है जिस हालत पे पाकिस्तान की इस वक्त मैशियत पहुंची हुई है। पावर कट्स बिल्कुल उसी तरह से हैं कि इधर डूबा उधर डूबा, आई नहीं पावर गई वाली बात आई जाती है। और कश्मीर में पिछले 48 घंटों के दौरान जो पावर कट्स लगे हैं उस पर अफवाहें भी चल रही है, उस पर ख़बरें भी निकल कर आ रही हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पर रायज़नी कर रहा है। कुछ बता रहे हैं कि दिल्ली ने एक बार फिर 25% बिजली की कटौती की है। ये एक लोगों की राय है, इस पे भी बहस चल रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली फ़ीस नहीं दी गई है, बिजली में फ़ीस की वजह से कटिंग हो रही है, पावर कट्स हो रहे हैं। और कुछ लोग बता रहे हैं कि घाटे में महकमा चल रहा है, इसलिए ख़रीदने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात की हम बात नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को लेके सवाल पूछे जा रहे हैं कि तामीर और तरक्की के बीच में सबसे बड़ा रोल जो है वो बिजली का है, पावर का है। तो पावर नहीं है तो फिर तामीर और तरक्की कैसे होगी, लोग पूछ रहे हैं। और सरकार से ये भी आज पूछा जा रहा था, गली नुक्कड़ पे बहस हो रही थी कि अगर वाकई में दिल्ली से या नॉर्दर्न ग्रिड से जो 25% बिजली की कटौती की गई है, मार्च में होती तो बात थी, फरवरी में होती तो बात थी, ये जून जुलाई में क्या हो गया, ये नई आफत कहाँ से आ गई। सरकार से पूछा जा रहा था, इस आफत का पता बताया जाए। बहुत सारी मुश्किलातों में इजाफा हो गया। अब देखिए जून का महीना है, इस वक्त आप झेलम में वाटर लेवल चेक कीजिए, पानी कितना इस वक्त भरा पड़ा है झेलम में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सारी है, यहाँ पे जो पावर जनरेट होता है वो सारा पानी से जनरेट होता है। ये तो पहली बार अलमिया होगा, पिछले 30-40 सालों में मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में पहली बार, जब जून के महीने में हम पावर की कर्टेलमेंट देख रहे हैं। 25% जो कर्टेलमेंट हुई है बहुत ही अफसोसनाक है। ये इससे लोगों की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो गया। तालिब इल्म है, बीमार हैं घरों में। अब हम जून के महीने में तो ये देखा ही नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। जो चीफ इंजीनियर है पावर डिपार्टमेंट, हम उनसे गुजारिश करते हैं इस पर जल्द सोचा जाए ताकि लोगों की तकलीफ में इजाफा ना हो सके। ज़बरदस्त परेशानियों का बाइस बन गया है। जून जुलाई में तो हमने कभी देखा नहीं था कि पावर कर्टेलमेंट होती थी, ये तो पहली बार हो गया है। इसकी हम शदीद मज़म्मत। चलिए ज़रा हमने पावर की
कुर्सी की बात की, क्योंकि पावर के से ही सब कुछ चलता है, जिसके हाथ में पावर वही आगे। लेकिन हम खाते पीते भी हैं और कश्मीरी गोश्तखोरी में सबसे आगे है। लेकिन क्या कश्मीरी जो गोश्त खाता है वो सही है, वो काबिल इस्तेमाल है? ये अलमिया है, ये सवाल है, काफ़ी वक्त से पूछा भी जा रहा है। और इसी को सही करने के लिए 2011 में श्रीनगर के आलूचे बाग में सरकार ने एक स्लाटर हाउस यानी ज़बह खाने का बुनियाद रखा। सरकार ने तब दावा किया, 2011 की बात है, किसी को याद हो ना हो, हम याद ज़रूर रखते हैं। 2011 में सरकार ने बताया कि हम स्लाटर हाउस बना रहे हैं, लगभग हम इस पर 25 करोड़ पे 24 करोड़ पे खर्चा कर रहे हैं, और इस स्लाटर हाउस से आपको जो गोश्त मुहैया होगा वो मेयारी होगा, काबिल इस्तेमाल होगा, एक नंबर का होगा। लेकिन ये स्लाटर हाउस 11 से अब तक यानी 2024 तक मुकम्मल क्या एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। तस्वीर बता रही हैं कि उस स्लाटर हाउस पे कितना काम हुआ है, और जब स्लाटर हाउस पे इतना सही काम होगा तो पब्लिक को कितना सही गोश्त मिलता होगा, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। सुनिएगा। यहाँ पर पुराने ज़माने में कई स्लाटर हाउस यहाँ पर थे, जो इस कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं उनके इलाकों में ये स्लाटर हाउस हुआ करते थे। अब फिर वो सियासत की नज़र चढ़ गए, सियासतदानों ने अपने अपने तरीके से वो स्लाटर हाउस ख़त्म कर दिए। फिर एक यहाँ पर बचा जो रैनावारी का, वो भी एक की नज़र में था, एक मिनिस्टर के, मगर हमने उसमें कोशिश की, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब थे उस वक्त, कस्बा साहब थे कमिश्नर म्यूनसिपलिटी, उनकी वसात से उनके पास गए और उन्होंने उस स्लाटर हाउस को बचाया और उन्होंने अपने तरीके से मॉडर्न तरीके से उसको बनाया। मगर वो तो एक छोटा है, रैनावारे के लोगों के लिए जो इस कम्युनिटी से वाबस्ता है उनके लिए वो काफ़ी है। बाद में पता चला कि ये जो यहाँ का स्लाटर हाउस है आलूची बाग का, तो इसमें उस वक्त के जो कमिश्नर थे। चलिए, श्रीनगर के रहनेवारी के इलाके में स्लाटर हाउस है, सियासत की बात भी निकी, लेकिन साफ जाहिर है वो स्लाटर हाउस चलता है या नहीं है, ये सवाल पूछा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन पूछने और समझने वाली बात, कल से हज मुक़द्दस के लिए, फ़रीज़ा हज के लिए या ज़ायरीन दोबारा जो सिलसिला है वो कल से शुरू होगा। सुबह 11 बजे श्रीनगर से बाज़ाब 9 बजे से शुरू होगा और बाद दोपहर तक फ़्लाइटें जो है वो जेदा शरीफ के लिए रवाना हो जाएंगी। तो कल हज मुक़द्दस शुरू होने जा रही है, सफ़र महमूद शुरू होने जा रहा है। उसके लिए सरकारी सतह पर देखना होगा कि कल उसमें कौन आता है सरकारी तौर पे, ये कल देखा जाएगा। लेकिन अभी बस इतना ही आज के दिन भर से। सनम को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।